दोस्तों 11 नवंबर को आपका कक्षा 12वीं का राजनीति विज्ञान पॉलिटिकल साइंस का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर होने वाला है। इसलिए दोस्तों आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं टॉप 50 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर इस वीडियो में हम देख लेंगे। जितने अध्याय दोस्तों आपकी दोनों पुस्तक से जितने भी अध्याय आने हैं सभी अध्यायों के मैं दोस्तों आपको महत्वपूर्ण प्रश्न कवर करा दूंगा। एक ही वीडियो में दोस्तों हम 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले सभी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सबसे पहले दोस्तों हम कवर करने वाले 2 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं और वस्तुनिष्ठ आपके रह जाएंगे तो हम क्या सेकंड पार्ट में या सेकंड वीडियो में क्या है वस्तुनिष्ठ कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले आपको तैयार करना है द्विध्रुवता का अर्थ लिखिए। तो द्विध्रुवता का अभिप्राय एक ऐसी व्यवस्था से जिसमें 2 शक्तियों का क्या होता है, अस्तित्व होता है। ओके, जैसे द्विध्रुवता में कौन कौन सी शक्तियों का 2 अस्तित्व था, एक तो आपका अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ का। शॉक थेरेपी का अर्थ लिखिए, लगातार बोर्ड एग्जाम में 2022 में 23 में। तो शॉक थेरेपी का अर्थ होता है आघात पहुंचाकर उपचार करना। एक वाक्य में अगर ये प्रश्न पूछा जा रहा है तो फिर ये इतना ही लिखना है, आघात पहुंचाकर उपचार करना। विश्व बैंक एवं अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल में पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाकर पश्चात देशों को जोड़ा गया। सोवियत संघ के अंतिम राष्ट्रपति कौन थे, तो मिखाइल गोर्बाचेव। रूस के साथ किन किन देशों की सीमाएं मिलती हैं, ये आपको तैयार करके रखना है। मिखाइल गोर्बाचेव ने आर्थिक राजनीतिक सुधार हेतु सोवियत संघ में किन किन नीतियों को अपनाया, तो कौन कौन सी नीतियों, 2 नीतियों को अपनाया, एक आपका पेरेस्ट्रोइका और दूसरा ग्लानोस्ता। नेक्स्ट पेरेस्ट्रोइका और जो ग्लानोस्ता है ये है क्या आखिरकार, एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में क्वेश्चन आया था, तो ये भी आपको तैयार कर लेना है। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करना है शिमला समझौता किन के मध्य हुआ, कोई 2 शर्तें लिखिए। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य श्रीमती इंदिरा गांधी तथा भुट्टो ने 2 जुलाई 1972 को शिमला समझौता किया और समझौता की ये शर्तें दी थी। ओके, इसके बाद ताशकंद समझौता किनके मध्य हुआ और 2 शर्तें लिखिए। तो ये आपको तैयार करना है। ताशकंद समझौता हुआ था लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खां के बीच और शर्तें ये आपकी रहने वाली हैं। फिर भारत एवं नेपाल के मध्य कौन सी संधि है, तो मैत्री संधि है। मैंने इसका आंसर है मैत्री संधि है। सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये आपके सदस्य दिए हुए हैं, टोटल 8 सदस्य सार्क के, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो ये नाम में आपको याद करके रखना है। नेक्स्ट ये करना है मानवाधिकार को कितनी श्रेणियों में रखा गया है, तो मानवाधिकार की 5 श्रेणियां हैं, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, नागरिक और राजनीतिक। विश्व बैंक के कोई 2 कार्य लिखिए। तो विश्व बैंक के 2 कार्य आप तैयार कर लेना है कि विश्व बैंक सदस्य राष्ट्रों का विकास योजना हेतु ऋण देता है। सदस्य राष्ट्रों की उत्पादकता के स्तर को बढ़ाना विश्व बैंक का प्रमुख कार्य है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 रूप लिखिए। तो बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, ये सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के रूप हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है कि सुरक्षा की पारंपरिक धारणा के 2 पक्ष है, मानव की सुरक्षा और विश्व सुरक्षा। फिर BWC और CWC क्या है, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। तो BWC जैविक हथियार संधि कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है जो क्या है जैविक हथियारों को प्रतिबंध करती है। CWC रासायनिक हथियार संधि द्वारा रासायनिक हथियारों को बनाना और रखना प्रतिबंधित किया जाता है। सुरक्षा की पारंपरिक धारणा का अर्थ लिखिए। तो सुरक्षा की पारंपरिक धारणा की मान्यता है कि सैन्य बलों से ही सुरक्षा को खतरा उत्पन्न हो जाता है, इसी से सुरक्षा को बनाए भी रखा जाता है। सुरक्षा की इस धारणा का संबंध बाह्य सुरक्षा से है जो मुख्यतः राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से संबंधित है। भारतीय सुरक्षा नीति के 2 घटक लिखिए। तो सैनिक क्षमता को मजबूत करना और अपने सुरक्षा हितों को बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संस्थाओं को मजबूत करना। तो सुरक्षा क्या है, सुरक्षा की परिभाषा, सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी, परंतु केवल उन चीजों से को सुरक्षा से जुड़ी चीजों का विषय बनाया जाए जिनके जीवन के केंद्रीय मूल्यों को खतरा हो। इस धारणा से हमारा तात्पर्य राष्ट्रीय सुरक्षा की धारणा से होता है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट ये करना है 1952 के पहले आम चुनाव से पहले वर्तमान के आम चुनाव तक मतदान के तरीकों में क्या बदलाव आया। तो ये आपको तय करना कि 1952 से पहले आम चुनाव था और वर्तमान में जो चुनाव हो रहा है उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस आ चुका है। जैसे पहले क्या है मतपत्रों जो पेटी होती है उनमें क्या है वोट डलते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है। फोटो पहचान पत्र आ चुका है, पहले फोटो नहीं होती थी, ओके, लेकिन अब फोटो युक्त पहचान पत्र आ चुका है। ये सब बदलाव हुए। फिर आपको एक दलीय प्रवृत्ति की लाभ और एक द्विदलीय प्रवृत्ति की हानि अच्छे से तैयार करके रखना है, क्योंकि ये हमारा अध्याय एक दल के प्रवृत्ति का दौर हमारा अध्याय है। तो उसमें आपको ये तो पता ही होना चाहिए एक दलीय प्रवृत्ति की लाभ और एक दलीय प्रवृत्ति की हानि इंपॉर्टेंट रहने वाला। 2 पॉइंट में आपको तैयार करके रखना है। अभी एग्जाम में नहीं आया लेकिन आने के इसके हाई चांस आपके रहने हैं। ओके, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। जो भारतीय जनसंघ ने किन 2 विचारों पर विशेष जोर दिया, जो भारतीय जनसंघ पार्टी थी उसकी कौन कौन से विचार थे वो आपको बताना है। फिर नेक्स्ट 1952 के प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर विजय प्राप्त हुई, ये अब तैयार करिएगा।
जो एग्जाम में आपका आ चुका है, इसे भी आपको देख लेना है। फिर एक दलीय प्रवृत्ति, एक दल के प्रवृत्ति से क्या समझते हैं। एक दल प्रवृत्ति वाला ये हमारा पूरा अध्याय है, लेकिन एक दल प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है तो अभी तो हमने देख लिया एक दलीय प्रवृत्ति के लाभ और एक दलीय प्रवृत्ति की हानि, और एक दल प्रवृत्ति क्या है तो ये भी आपको तैयार करके रखना है कि एक दल प्रवृत्ति से क्या आशय होता है, एक ही दल के प्रवृत्ति के लाभ, एक दलीय प्रवृत्ति की हानि, इंपॉर्टेंट आपके रहने वाला है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार है विपक्षी पार्टी के उद्भव के कारण लिखिए। विपक्षी पार्टी उत्पन्न हो रही है तो इसका मेन कारण क्या है तो विविध राजनीतिक विचारधारा, सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, सत्तारूढ़ के जो दल होता है उसके प्रति असंतोष होता है, इसलिए नई पार्टी बनती है। तो ये आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट सोशलिस्ट पार्टी के बारे में आपको तैयार करके रखना है, तो हमारा कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करना है द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कोई दो विशेषताएं लिखिए। एक आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की विशेषता, दोनों तैयार करके रखिएगा। कि प्रथम पंचवर्षीय योजना की विशेषता एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का एमपी बोर्ड एग्जाम 24 में आया। ओके, दोनों को तैयार करके रखना है। प्रथम पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य तो मैंने इसमें फोकस करता किस पर था, कृषि पर था। ओके, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मेन उद्देश्य था उद्योगों पर था। ओके, इसके बाद बॉम्बे प्लान क्या है लिखिए, 2022 में आ जाओ, 24 में आ चुका है, तो इसे तैयार करके रखना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, ये सब आपके क्या है ऑब्जेक्टिव, यानी एक वाक्य में भी पूछे जा सकते हैं, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। नेक्स्ट नियोजन का अर्थ और परिभाषा लिखिए, ये इंपॉर्टेंट आपका रहने वाला है। नियोजन का अर्थ और परिभाषा, नियोजन के क्या उद्देश्य है ये आपको तैयार करके रखना है। सामाजिक न्याय को बढ़ाना, बेरोजगारी, गरीबी, निरक्षरता, बीमारी इत्यादि का उन्मूलन, ये नियोजन का उद्देश्य है। आगे नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है ऑपरेशन फ्लड को समझाइए, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। फिर नेक्स्ट है पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर सबसे, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस चीज पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया, तो सबसे ज्यादा जोर दिया गया कृषि क्षेत्र पर। ओके, ये आपको याद करके रखना है। भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई, योजना आयोग के कार्य, ये आपको पढ़ के रखना है। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट शिमला समझौता तो हम देख ही चुके हैं, किसके मध्य हुआ, कब हुआ, और शर्तें भी लिख ली है। नेक्स्ट आपको तय करना है भारत के किन्हीं 4 पड़ोसी देशों के नाम लिखिए, बिल्कुल सिंपल है, ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है बोर्ड एग्जाम में। पाकिस्तान, नेपाल, भूटान हो गया। ओके, और बांग्लादेश। फिर निःशस्त्रीकरण क्या है ये आपको देख लेना है एक बार, निःशस्त्रीकरण क्या है। फिर शॉर्ट में आपसे अगर आ रहा है पूछा जा सकता है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख सिद्धांत लिखिए। लॉन्ग में तो आपका 4 नंबर में आता है, तो उसमें तो अलग ही आपको लिखना है, लेकिन शॉर्ट में आ जाए तो फिर कैसे आपको बताना है, तो आपको बताना है, ये आपको रहने वाला आंसर है। कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट तो ये करना है दल बदल क्या है लिखिए, 2022 में आ चुका है, 2024 में क्वेश्चन आ चुका है। तो जब कोई प्रतिनिधि किसी दल के विशेष के चुनाव चिन्ह से लड़कर विजयी हो जाता है और अपने स्वार्थ के लिए अथवा अन्य किसी कारण से अपने मूल दल को छोड़कर, जिससे वह जीत चुका है, किसी दूसरे दल को शामिल हो जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, दल बदल कहा जाता है। फिर भारत लाल बहादुर शास्त्री के प्रधानमंत्री कार्यकाल में देशों को किन 2 चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहले विफल मानसून, सूखा, खाद्य संकट की चुनौती करना पड़ा। इसके साथ ही 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध का सामना करना पड़ा। सिंडिकेट का क्या अर्थ होता है, लगातार 22 में आया, 23 में आया, 24 में आ चुका है, लगातार क्वेश्चन आ रहा है। तो कांग्रेसी नेताओं ने एक प्रभावशाली समूह को औपचारिक रूप से सिंडिकेट के नाम से जाना जाता है, जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को क्या प्रधानमंत्री बनाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। मतलब सिंडिकेट ही ने क्या इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया था, लेकिन बाद में इंदिरा गांधी ने क्या है सिंडिकेट से बिल्कुल अलग हो गई और अपना अलग ही दल बना लिया। आया राम गया राम जुल्मी को किससे जोड़ा गया है, तो उसकी पूरी सिंपल कहानी दी हुई है, पढ़ के रखना था कि गया लाल नामक क्या हरियाणा से था, पलवल जिले से हसनपुर विधानसभा क्षेत्र विधायक चुनाव लड़ा। उसे एक ही दिन में 3 बार क्या है बदली थी पार्टियां। ओके, इसलिए आया राम गया राम बनता है। फिर 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है, ये तैयार करके रखना है। और बिल्कुल सिंपल शॉर्ट और अच्छे पर बेहतरीन तरीके से आंसर दिया हुआ। खतरनाक दशक क्यों कहा जाता था, क्योंकि बहुत सारी हमें समस्याओं का सामना करना पड़ा। 1965 में भारत चीन का युद्ध हुआ, 1964 में जवाहरलाल की मृत्यु हो गई, और फिर इसके बाद 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हुआ, 66 में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई, देश को खाद्य संकट, तो कितनी सारी लगातार इस दशक में क्या है समस्याओं का सामना करना पड़ा भारत को, इसलिए इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। राम मनोहर लोहिया कौन थे, ये आपको तैयार करके रखना है। फिर 1967 के चुनाव को परिणामों को राजनीतिक भूचाल क्यों कहा जाता है, ये आपको तैयार करके रखना है। गैर कांग्रेसवाद से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट तैयार आपको करना है 1974 के बिहार छात्र आंदोलन में जयप्रकाश नारायण की क्या शर्त थी। फिर नौकरशाही क्या है, ये आपको पढ़ के रखना है। एकात्म मानवतावाद क्या है, ये आपको तैयार करके रखना है। आपातकाल के समय 20 सूत्री कार्यक्रम क्या है,
है तो ये आपको देख के रखना है। ये 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट आपको तय करके रखना है निवारण रजरबंदी का क्या अर्थ है, लिखिए। 42वां संविधान संशोधन क्या है, ये आपको पढ़ के रखना है। स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा और फिर एक बार पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ ज्यादा समझाने का टॉपिक आपका नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट प्रेस सेंसरशिप क्या है, ये आपको पढ़ के रखना है। आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत सरकार ने प्रेस की आजादी पर रोक लगा दी। समाचार पत्रों को कुछ भी छापने के पहले अनुमति लेना आवश्यक था। इसे प्रेस सेंसरशिप कहा जाता है। आगे नेक्स्ट आपको तय करना है आपातकाल लगाते समय केंद्र सरकार ने कौन कौन से तर्क दिए, कोई 2 तर्क आपको बताना है। तो ये आपको देख लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपका आ चुका है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने क्या है 2 अंकी वाले जितने भी क्वेश्चन थे मैंने आपको क्या है कवर करा दिए। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। 3 नंबर में दोस्तों आपको तय करना है सोवियत प्रणाली क्या थी, लिखिए। सोवियत प्रणाली के बारे में पूछा जा रहा है। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में क्वेश्चन था आपका ये। तो ये आपका दिया है सोवियत प्रणाली के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट आपको तय करना है सोवियत संघ के विघटन के कारण लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है। सोवियत संघ के विघटन के कारण सोवियत संघ के विघटन के कारण दिए हुए हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सभी जो मैं क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट आपको तय करके रखना है सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। ये थे सोवियत संघ के विघटन के कारण, फिर सोवियत संघ के विघटन के परिणाम। तो ये सोवियत संघ के विघटन के परिणाम देख लेते हैं। ये आपका दिया है सोवियत संघ के विघटन के कारण। इसका नेक्स्ट दोस्तों आपको तय करना है शॉक थेरेपी के किन्हीं 3 परिणाम को लिखिए। शॉक थेरेपी के 3 परिणाम आपको बताने हैं। सब जितने भी क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन यहाँ आपको नहीं छोड़ना है। ये आपके अर्धवार्षिक के साथ साथ मेन बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले। नेक्स्ट तय करना है सोवियत प्रणाली के कोई 4 दोष लिखिए। सोवियत प्रणाली के दोष पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके दिए सोवियत प्रणाली के दोष। आगे देख लेते हैं। आगे बढ़ने से दोस्तों मैं पहले बता दूं कि अगर आप क्या है प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं पॉलिटिकल साइंस की, अभी तो देखिए अर्धवार्षिक परीक्षा की तो मैं तैयार करा ही दे रहा हूं। अब इसके बाद अर्धवार्षिक परीक्षा के बाद हमारी मेन बोर्ड एग्जाम की तैयारी होगी। मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप प्ले स्टोर से अनुवागा सारी क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा और वहां से दोस्तों आपको 12th मार्क्स 8 बैच आपको ज्वाइन कर लेना है। तो उसमें दोस्तों आपको ऑल सब्जेक्ट का आपको मटेरियल मिल जाएगा। ऑल सब्जेक्ट के आप कोर्स में ज्वाइन हो जाएंगे और ऑल सब्जेक्ट का मटेरियल मिल जाएगा, पीडीएफ मटेरियल रहेगा। ओके, तो प्रॉपर दोस्तों आप क्या है आराम से तैयारी कर पाएंगे। रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर सब आपको मटेरियल दिया जाएगा, तो आसानी से आप तैयारी कर पाएंगे। ऑल चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर, ऑल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर सब आपका रहने वाला है। इसलिए आपको क्या है ब्रह्मास्त्र 8 बैच जरूर ज्वाइन करके रखना है। इसके बाद नेक्स्ट यूरोपीय संघ की कौन सी विशेषताएं उसे एक प्रभावी क्षेत्रीय संगठन बनाती हैं। तो ये पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ कि यूरोप ये संघ ऐसी कौन कौन सी विशेषता थी जो उसे एक प्रभावी संगठन के रूप में बनाती हैं। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, क्रम से आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट इसके बाद तैयार करना है आसियान विजन 2020 के 3 उद्देश्य लिखिए। एमपी बोर्ड एग्जाम 22 में, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में आपको क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 3 नंबर का यहाँ से आपको क्वेश्चन आता है, इसलिए 3-3 पॉइंट में बातें बताई जा रही हैं। नेक्स्ट चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के 3 कारण लिखिए। तो ये आपका दिया हुआ है चीन की अर्थव्यवस्था के उत्थान के कारण। भारत चीन के मतभेदों के 4 कारण लिखिए। तो यहाँ पॉइंट वाइज पॉइंट देखिए, थ्योरी दे दिया गया, आप चाहे तो उसे पॉइंट वाइज पॉइंट लिख सकते हैं। भारत चीन की जो मतभेद होगा उसके कारण। आगे नेक्स्ट तैयार करना है आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्यों को लिखिए। आसियान संगठन के प्रमुख उद्देश्य बताने हैं। तो ये गठन का बताया जा रहा कैसे हुआ। अब उद्देश्य में हम यहाँ देखना है आपको, तो उद्देश्य ये दिए हैं आसियान के गठन के उद्देश्य, तो इन्हें आपको यहाँ तैयार करना है, पॉइंट वाइज पॉइंट दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट ये करना है राष्ट्र निर्माण की 3 चुनौतियां लिखिए। आपका दूसरी पुस्तक से पहले अध्याय राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां, पूरा अध्याय ये तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्र निर्माण की कौन सी चुनौतियां। बहुत हाई चांसेस क्वेश्चन को पूछे जाए आपसे एग्जाम में। ओके, एमपी बोर्ड एग्जाम 23 में क्वेश्चन आ चुका है। तो ये आपका दिया है कि जब राष्ट्र निर्माण की क्या क्या चुनौतियां, देश आजाद हुआ तो उसके सामने देश के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आती है। जैसे कि हमारे भारत में राष्ट्र निर्माण की दूसरी चुनौती देश के विकास में पहला थी कि क्या है जो पूरा देश पूरा बटा हुआ था। ओके, तो उसमें एकता और अखंडता की चुनौती, दूसरा था विकास की चुनौती, तीसरी चुनौती थी लोकतंत्र की स्थापना। ये चुनौती दी हुई है। नेक्स्ट सहमति पत्र इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन क्या है, तो ये आपको तैयार कर लेना है कि जो देसी रियासतें थी उन्हें अगर भारत में मिलाने के लिए एक पत्र में क्या साइन करने पड़ते थे, जिसे सहमति पत्र या इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता था। नेक्स्ट है राज्य पुनर्गठन आयोग का क्या काम है,
और इसकी सिफारिश क्या थी, तो इसे आपको तैयार करके रखना है। ये आपका दिया राज्य पुनर्गठन आयोग, उसकी सिफारिश है, और इसके आगे आपका ये रहने वाला है। नेक्स्ट, हैदराबाद रियासत के विलीनीकरण पर लेख लिखिए। हैदराबाद के विलीनीकरण पर के बारे में आप बताइए, तो ये आपको दिया हुआ है। इसके आगे देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट, भारतीय संघ में मणिपुर रियासत का विलय किस प्रकार संपन्न हुआ। मतलब जो भारतीय संघ में जो मणिपुर मिला, तो उसके बारे में बताना। देखिए 3 का मैन रहता है आपका यहाँ, एक आपका हो गया जूनागढ़ का, एक आपका मणिपुर का, दूसरा हैदराबाद का। इन तीनों में ही जब भारत से ये जब ले मतलब ये रियासतें भारत से मिली, तो इनमें सब क्या नाटक नौटंकी हुई। बाकी तो बहुत सारे सब देश जो रियासत थी डायरेक्ट क्या भारत में मिल गई। तो इनको क्या है किस प्रकार से भारत में ये शामिल हुए, तो वो आपको घटना तैयार करके रखना है, पढ़ना है, समझना है, कहानी के रूप में आपको माइंड में याद रखना है। ओके, अभी देखिए एग्जाम में जूनागढ़ वाला नहीं आया, तो आपको जूनागढ़ का पूछा जा सकता है। देखिए हैदराबाद आ चुका है, मणिपुर का भी आ चुका है, जूनागढ़ का नहीं है, तो उसे भी आपको तैयार करके रखना है। और द्विराष्ट्र सिद्धांत क्या है, ये भी पढ़ के रखना है। जूनागढ़ के शासक द्वारा पाकिस्तान में मिलने में असफल प्रयास किया गया, संक्षेप में लिखिए। या जूनागढ़ के भारत में विलीनीकरण किस प्रकार से हुआ, इस पर टिप्पणी लिखिए। इसी बार से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपको तैयार करके रखना है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। नेक्स्ट, भारत विभाजन के कारण लिखिए। उत्तरदायी कारक कौन से थे, एपियोडिज्म 24 में क्वेश्चन था, तो ये आपके दिए हुए हैं। और भारत विभाजन से उत्पन्न समस्याएं, भारत विभाजन हुआ तो कौन कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। सिंपल आप पढ़ते ही तो ये चीजें आपको मतलब ज्यादा रटने की आवश्यकता नहीं, जानते ही हो। अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छे से पढ़ रहे हैं तो बेसिक चीजें हैं, आपको ये ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, पढ़ते ही आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट ये करना है, आपातकाल के दौरान गठित सहायक जांच आयोग के क्या निष्कर्ष से लिखिए, तो यह दिया हुआ है। आपातकाल के दौरान जो सहायक जांच आयोग तैयार किया गया, उसने क्या लास्ट में निष्कर्ष निकाले, तो वो तैयार कर लेना है। नेक्स्ट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, आपातकाल के कोई 3 परिणाम, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर आपको तरकीब रखना है कि आपातकाल के क्या परिणाम मिले हमें देखने को। तो क्रम से आपका दिया हुआ है, पहला पॉइंट नहीं दूसरा पॉइंट। ओके, इसके बाद आपातकाल के कोई 3 सबक लिखना है। आपातकाल के सबक, ये भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपातकाल के परिणाम, आपातकाल के सबक, दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये आपको जरूर तैयार करना है। लगातार देखिए एमपीओ 23 में आ चुका है, 24 में आ चुका है, हो गया आपकी 26 है, बोर्ड एग्जाम में आ जाए तो पढ़ के आपको जरूर रखिएगा। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको तैयार करना है, किन कारणों से 1980 के मध्यवर्ती चुनाव कराने पड़े। इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार दोस्तों हमने देख लिए 3 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब दोस्तों हमारे रह जाते हैं 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, तो उन्हें देख लेते हैं। तो यहाँ दोस्तों आपको तैयार करके रखना है, दक्षिण एशिया के क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। दक्षिण एशिया क्षेत्र की प्रमुख विशेषता इस प्रकार से, मतलब दक्षिण एशिया की विशेषताएं आपको तैयार करके रखना है, तो ये सभी विशेषताएं आपकी रहने वाली है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, पहला पॉइंट है आपका, ये दूसरा, तीसरा, चौथा पॉइंट। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि दक्षिण एशिया क्षेत्र ने शांति और सहयोग में किस प्रकार को बढ़ाया है, तो ये आपको इन पॉइंटों के माध्यम से बताना है। अगर विशेषताएं पूछी जा रही तो ये आपकी 4 विशेषताएं हो जाती है। क्वेश्चन आता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सहयोग किस प्रकार से बढ़ाया जा सकता है, तो वो पॉइंट आपके दिए हुए हैं। नेक्स्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सार्क संगठन के उद्देश्य लिखिए। सार्क संगठन के उद्देश्य 4 नंबर के लिए सभी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। 4 पॉइंट में आपको बताया जा रहा है सार्क संगठन के उद्देश्य। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट तैयार करके रखना है, ताशकंद समझौते के प्रमुख प्रावधान क्या थे। ताशकंद समझौते प्रावधान दिए हुए हैं आपके। इसका नेक्स्ट तैयार करना है, भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के कारणों को लिखिए। भारत बांग्लादेश के बीच तनाव के क्या कारण है, पॉइंट वाइज पॉइंट आपका दिया है। नेक्स्ट, दक्षिण एशिया की शांति एवं सहयोग में सार्क का क्या योगदान है। दक्षिण एशिया में जो शांति सहयोग बना हुआ है, सार्क के योगदान को पूछा जा रहा है कि सार्क ने क्या योगदान किया, तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिया है। अब आपको क्या करना है, 4 नंबर का पूछा जाता है तो 4 से 5 पॉइंट आपको याद होने ही चाहिए। ये आपका पूरा दिया हुआ है, कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट तैयार करना है, अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन के 4 कार्य एमपीओडिज्म 23 में जो 24 में आ चुका है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों मैं जितने भी आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, यानी अभी अगर तैयार कर लेते, अभी मेहनत कर लेते, तो मान के चलिए दोस्तों आपकी बोर्ड एग्जाम की आपने कम से 80 से 90% आपके इंपॉर्टेंट कवर हो जाते हैं। कुछ और क्वेश्चन होंगे तो जब हम वार्षिक परीक्षा की तैयारी, बोर्ड एग्जाम की तैयारी करेंगे तो सब आपको कवर करा दूंगा, लेकिन इतना आप तैयार कर लीजिए जो बता रहे हो इस वीडियो में, तो काफी हद तक दोस्तों आपकी तैयारी हो जाएगी। फिर आपको जितनी ज्यादा टेंशन नहीं होगी तैयारी की, होगी बोर्ड एग्जाम की। तो ये है आपके अंतरराष्ट्रीय संगठन के कार्य। नेक्स्ट तैयार करना है, संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य लिखिए। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 उद्देश्य आपके दिए हैं क्रम से। पहला है युद्ध एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान, फिर समता, अधिकार एवं आत्मनिर्भर,
विभिन्न समस्याओं का समाधान, समन्वय की स्थापना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ के कोई 4 कार्य लिखिए। अभी हमने देखे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 4 कार्य क्रम से आपके दिए, पहला, एक, दूसरा, तीसरा पॉइंट, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्य दिए हुए हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट यह करना है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य। नेक्स्ट और लास्ट आपको यहाँ तैयार करना है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों को लिखिए, उल्लेख कीजिए। यह ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग लिखते हुए उनको समझाइए। तो ये आपके देखिए टोटल 6 अंग होते हैं, महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, न्याय परिषद, और क्रम से उनके बारे में 2 से 3 लाइन में बताया जा रहा है और आपको इसी प्रकार से तैयार करना। पहले तो नाम याद कर लेना है सुरक्षा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और फिर उनके बारे में, तो ये आपके दिए हुए हैं। फिर 5वां होता है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, 6वां है सचिवालय। तो ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग और उनके बारे में कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट ये करना है भारत की गुणनिरपेक्षता नीति की विशेषताएं लिखिए। भारत की जो गुणनिरपेक्षता नीति है, ओके, भारत ने ना तो अमेरिका के साथ मिला, ओके, अमेरिका की नीति से साथ मिला, ना ही भारत सोवियत संघ के साथ मिला। भारत ने गुणनिरपेक्षता की नीति अपनाई, यानी हमें दोनों देशों से, मतलब दोनों जो दो महाशक्तियां, कोई से भी नहीं मिलना है, हम अपने स्वतंत्र रहेंगे, तो इसे गुणनिरपेक्षता की नीति कहा जाता है। उसकी विशेषताएं बता देना है, तो ये आपकी रहने वाली है। जैसे भारत द्वारा गुणनिरपेक्षता की अपनाए जाने के कारण लिखिए। भारत ने गुणनिरपेक्षता की नीति अपनाई, तो इसके क्या कारण रहने वाले हैं, तो ये आपके पॉइंट वाइज पॉइंट दिए। बहुत ज्यादा बात, सभी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। जैसे पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, साम्राज्यवादी उपनिवेश का विरोध के स्वरूप, शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करने की इच्छा। शांतिपूर्ण क्यों, ओके, शांतिपूर्ण होगा। शांतिपूर्ण क्यों, क्योंकि भैया पहले से हम अंग्रेजों के गुलाम थे, हुए जैसे तैसे तो अंग्रेजों से आजाद हुए, अब फिर हम अमेरिका के साथ हो जाएंगे तो अमेरिका की गुलामी करनी पड़ेगी, सोवियत संघ के साथ हो जाएगा सोवियत संघ की गुलामी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर हम किसी के साथ नहीं रहेंगे तो फिर अपने मन के मालिक होंगे और अपना शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इसलिए इसके लिए राष्ट्रीय आजादी की भावना, आर्थिक विकास की आवश्यकता, तो ये सभी पॉइंटों के कारण हमने क्या है, गुणनिरपेक्षता नीति को अपनाया। जैसे भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत, सभी एकदम एमपीओडिज्म 22 में क्वेश्चन आ चुका है। तो तटस्थता और असंलग्नता, दूसरा है सहअस्तित्व और पंचशील, आंतरिक मामलों में विदेशी हस्तक्षेप का विरोध, साम्राज्य उपनिवेशवाद और रंग भेदक परक असमानता का विरोध, निःशस्त्रीकरण का समर्थन, ये सभी हैं आपकी भारतीय विदेश नीति के सिद्धांत। कंप्लीट हो जाता है। फिर भारतीय विदेश नीति की कोई विशेषताएं बताइए, सभी एकदम प्योर सिलेक्टेड है और जी आपको तैयार करना है। 4 से 5 क्वेश्चन है भारतीय विदेश नीति संबंधित या गुणनिरपेक्षता संबंधित, यहाँ से तो इस मतलब इस टॉपिक से आपके इस चैप्टर से 4-5 लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन है जो आपको तैयार करके रखना है। 100% आपके क्वेश्चन अभी अर्धवार्षिक में आएगा और फिर आपकी बोर्ड एग्जाम में आएगा, तो अभी आपको तैयार करके रखना है। भारतीय विदेश नीति की आपकी लक्षण विशेषताएं आपकी दी हुई है, तो पॉइंट वाइज पॉइंट दिए, तैयार कर लीजिएगा। क्वेश्चन का सॉल्यूशन जब भी आप तैयार करें तो मेन आपको क्या हेडिंग याद होनी चाहिए, तो अंदर के बारे में तो अगर आपने समझा है तो अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट भारत चीन के मतभेदों के कोई 4 कारण आपको बताने हैं, तो भारत चीन के मतभेद के 4 कारण दिए हुए हैं। नेक्स्ट ताशकंद समझौता और शिमला समझौता को समझाइए, तो वही जो हम पहले भी देख चुके हैं। ताशकंद समझौता किसके मध्य हुआ वो पढ़ के रखना है और उसकी शर्तें क्या हैं। फिर शिमला समझौता किसके मध्य हुआ उसकी क्या शर्तें हैं वही आपको यहाँ बता देना है। ओके, लॉन्ग में जब आता है तो दोनों एक साथ पूछ लिया जाता तो लॉन्ग बन जाता हमारा। 2 नंबर में आना है तो सिंगल पूछ लिया जाता, ताशकंद समझौता बताइए, शिमला समझौता बताइए। आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको तैयार करके रखना है कि भारत की परमाणु नीति विश्व शांति के लिए आवश्यक है, उपरोक्त संबंध पर अपने विचार बताइए। मतलब भारत की जो परमाणु नीति है वो विश्व शांति के लिए बनाई गई है, क्योंकि ना कि किसी के विनाश के लिए, तो उस बात को आपको स्पष्ट करना है, तो यह दिया हुआ है। फिर नेक्स्ट आपको तैयार करके रखना है भारत की विदेश नीति को प्रभावित या निर्धारित करने वाले तत्व। भारत की विदेश नीति को कौन कौन से तत्व प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं, तो भौगोलिक तत्व, आर्थिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व, सैनिक तत्व। इन तत्वों के माध्यम से ये तत्व बताए जा रहे हैं भारत की विदेश नीति को प्रभावित और निर्धारित करने वाले, तो सभी को आपको तैयार करना है। पढ़ बस लीजिएगा पहले, तो पॉइंट आपको क्लियर हो जाएंगे, फिर पॉइंटों के अंदर क्या लिखना है वो आपको तैयार कर लेना है। तो इस प्रकार से कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से दोस्तों हमने देख लिए 4 अंकी वाले महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। इस वीडियो में दोस्तों हमने 2 अंकी वाले, 3 अंकी वाले, 4 अंकी वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर कवर कर लिए हैं। ओके, तो जितने क्वेश्चन बताएं सभी आपको तैयार कर लेना, एकदम प्योर मैंने आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन बताए हैं, उन्हें आप तैयार कर लेते तो बोर्ड एग्जाम की भी काफी हद तक तैयारी हो जाएगी। अब दोस्तों आपके रह जाते केवल वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। हम दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर कवर कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए वीडियो लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी दोस्तों आगे आप बोर्ड एग्जाम की प्रॉपर तैयारी करना चाहते हैं, पूरा कंप्लीट पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से अनुराग स्टडी क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आपको 8 ब्रह्मास्त्र बैच जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप को ज्वाइन कर लीजिएगा। डाउट आता है कारणों से आप जरूर पूछिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।